टू एवरीवन। जैसा कि आप सबको पता है केवीएस एनवीएस की टीयर 2 की आंसर की आ चुकी है और जिसमें एमसीक्यू की स्कोर्स के हमें आइडिया लग चुका है, हमने कैलकुलेट कर लिया होगा अगर आंसर की देखा है तो। एंड डिस्क्रिप्टिव का भी नहीं आया है, वो फाइनल रिजल्ट के साथ ही आएगा जहाँ तक है। और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे बहुत सारे पोल के बारे में और डिस्कशंस करेंगे कट ऑफ के बारे में और एक सेफ स्कोर के बारे में। नॉट कट ऑफ कि एक सेफ स्कोर एमसीक्यू में आपका क्या रहेगा कि आप एक मतलब अपने इंटरव्यू के लिए आप अपीयर कर सकते हैं, और अगर आपका डिस्क्रिप्टिव उसके अकॉर्डिंग अगर एवरेज है तो आप अपने कट ऑफ को क्लियर मान सकते हैं। तो आइए हम सबसे पहले बात करते हैं पोल्स की। मैंने कौन कौन सब्जेक्ट के पोल्स कराए थे। सबसे पहले मैंने पीआरटी, पीजीटी फिजिक्स, फिर उसके बाद टीजीटी, फिर पीजीटी मैथ, उसके बाद फिर मैंने पीजीटी केमिस्ट्री, पीजीटी बायोलॉजी, इतने सारे सब्जेक्ट की मैंने पोल कराए थे। और कैंडिडेट्स ने खुद बोला था कि मैंने बोला कि मुझे बहुत आइडिया नहीं है टेलीग्राम चैनल पे मेरे। तो कैंडिडेट्स ने बोला था कि मैडम आप मतलब मुझे टेक्स्ट किया था कि मैडम आप पोल डाल दीजिए, कमेंट भी किया था कई पोस्ट पे कि आप पोल डाल दीजिए, एटलीस्ट हम देख लेंगे कि हम मतलब हम कहाँ लाइक करते हैं, एवरेज या बिलो एवरेज या मोर देन एवरेज। एंड ये ठीक भी है, गुड आइडिया। एंड सबसे पहले मैं बात कर लेती हूँ जैसे आपके मार्क्स की। तो जैसे अगर आपको ये पता है तो आप देख सकते हैं कि जैसे जो केवीएस एनवीएस के मार्क्स हैं वो एमसीक्यू 60 मार्क्स का है एंड डिस्क्रिप्टिव 40 मार्क्स का है। तो अगर आप देखेंगे तो 60-40 का एक अच्छा रेशियो होता है। आप 60 मार्क्स में आप ये नहीं बता सकते कि मेरा मार्क्स इतनों से कम हो गया है, मैं या एवरेज हूँ तो अब मेरा चांस नहीं है। अगर आपने डिस्क्रिप्टिव अच्छा कर लिया है एमसीक्यू को थोड़ा नज़रअंदाज करके, तो ये भी पॉसिबल है कि आप आगे बढ़ सकते हैं और आप कट ऑफ क्लियर हो सकता है। तो सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू के बेसिस से अपने कभी अटकलें मत लगाइए कि आप कट ऑफ क्लियर कर रहे हैं कि नहीं। ये बहुत ही ज़्यादा इस समय मैं देख रही हूँ कि ये बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टिव तरीका है गेस करने का, जब हमारे पास हमारा आधा डाटा है ही नहीं। दूसरी चीज़ क्या है कि जैसे कुछ सब्जेक्ट जिसमें कि करेक्टनेस ज़्यादा वैल्यू करती है रदर देन कि कोई कॉपी कैसे चेक कर रहा है, स्पेशली मैथ्स के सब्जेक्ट या फिर फिजिक्स के भी मान सकते हैं। तो अब जैसे कुछ जिसमें कैलकुलेशन ज़्यादा और थ्योरी कम है, वैसे वैसे जो है जो मतलब रिलायबिलिटी होती है वो बढ़ जाती है। तो अब इसके साथ साथ हम देखेंगे कि अगर आपके एमसीक्यू में मोर देन एवरेज मार्क्स हैं और अगर आपने डिस्क्रिप्टिव भी छोड़ा वड़ा नहीं है ज़्यादा, 10 में से 6-7 नॉर्मल जैसे फिजिक्स मैथ इन सब्जेक्ट में, बाकी सब्जेक्ट्स में 9-10, जैसा ही आपका सब्जेक्ट रहा, डिफ़िकल्टी लेवल रहा है, उस हिसाब से अगर आपने किया है वहाँ भी, तो फिर आप अपने स्कोर को इंटरव्यू के लिए क्लियर मान सकते हैं। एक मैं ओवरव्यू देना चाहूँगी कुछ सब्जेक्ट का जिनका मेरे पास आइडिया है। जैसे पीजीटी फिजिक्स से मैंने देखा कि जैसे उसमें मोर देन एवरेज जो स्कोर है वो 45 प्लस वो जो स्कोर है, या 50 प्लस भी वो मोर देन एवरेज है। 45 प्लस को हम मान सकते हैं मोर देन एवरेज है। 40 प्लस जो स्कोर है वो एवरेज और मोर देन एवरेज के बीच में थोड़ा मतलब है कि हाँ, अगर सबने पोल में डाटा सही दिया है, टेलीग्राम पे जो डाटा थे वो सब सही थे, तो हमें मानेंगे कि 40 प्लस ही स्कोर जो है मोर देन एवरेज होगा, 40 या 42 प्लस। और उसके बाद बिलो एवरेज 30 के बिलो, ऑब्वियसली 35 के बिलो एवरेज हो जाएगा, 30 के बिलो। एंड एवरेज स्कोर है 30 से 40 के बीच में। तो अगर आप देखें तो हमें जो इंटरव्यू के लिए सिलेक्शन लेना है उसमें सिर्फ 3 टाइम्स का लेना है, और जितने सेलेक्ट होकर आए थे टीयर 1 से टीयर 2 में ये 10 टाइम्स आए थे। अभी जैसे मान लीजिए रेशियो ये है 7:3 का है, 7 को हमें डिस्कार्ड करना है, 3 को लेना है हर 10 में से, मतलब 70% डिस्कार्ड कर देना है, 30% को लेना है। अब आप अपने अकॉर्डिंग इतनी कैलकुलेशन एज्यूम कर सकते हैं कि 30% का सिलेक्शन लेना है इंटरव्यू के लिए, तो मतलब एवरेज स्कोर नहीं होना चाहिए, मोर देन एवरेज होना चाहिए। अब मोर देन एवरेज स्कोर होना चाहिए तब आपके पास ज़्यादा चांसेस हैं आप जो है इंटरव्यू क्लियर कर रहे हैं। एमसीक्यू का क्या लेना देना है, क्योंकि अभी मोर देन एवरेज पता करने के लिए आपको डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए। फिर भी अगर आप एमसीक्यू में मोर देन एवरेज या मोर देन एवरेज से भी ज़्यादा थोड़ा स्कोर कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि आप अपना कट ऑफ क्लियर कर रहे हैं। आपको आइडिया होगा कि आप डिस्क्रिप्टिव में ऑलमोस्ट कितने मार्क्स पा जाएंगे, मैक्सिमम बच्चों को ये आइडिया होगा। और जो एक्सट्रीमली डिफिकल्ट कोई पेपर आ गया था उसमें शायद थोड़ा कम आइडिया हो। अगर मैं कट ऑफ की बात करूं तो कट ऑफ की प्रोडिक्शन तभी हो सकती है जब डिस्क्रिप्टिव रहे। 2-3 चीज़ों की बात जो मैं आपको बता देती हूँ इंपॉर्टेंट। अगर आपको लगता है कि आपका डिस्क्रिप्टिव भी अच्छा हुआ है और एमसीक्यू के भी अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, अगर आप कट ऑफ क्लियर कर रहे हैं बिल्कुल कंफर्म्ड है, तो अपने इंटरव्यू की थोड़ी थोड़ी तैयारी करते रहिए, क्योंकि केवीएस एनवीएस दोनों संस्थाएं साथ में इंटरव्यू ले रही हैं। नवोदय में जो डेमो टीचिंग थी बहुत कम टाइम की थी, या कभी कभी ऑप्शनल भी थी कि मतलब पैनल ऊपर डिपेंड करती थी कि उसने डेमो टीचिंग किस तरह से लिया। केवीएस में डेमो टीचिंग एक लेवल पे होती है, मतलब ऑलमोस्ट डेमो टीचिंग को कराते ही हैं। तो अगर इस बार जो इंटरव्यू होगा कंबाइंड, उसमें डेमो टीचिंग के चांसेस
रहेंगी मैक्सिमम। अब डेमो टीचिंग कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, जो भी टीच करता है उसको पता होगा, जिसने बीएड किया है पता होगा कि 15 मिनट का भी लेसन प्लान बनता है, 20 मिनट का भी बनता है, और इंटरव्यू है तो 15 मिनट का मिनी लेसन प्लान बनेगा, उससे भी कम बनेगा, 10 से 12 मिनट कम कोई टॉपिक लेकर। एंड अब कोई मुझसे जैसे कमेंट बॉक्स से पूछते हैं कि टॉपिक कैसे चूज़ करेंगे मैम, क्या वो कोई ऑप्शन देंगे या हम कोई ऑप्शन देंगे। अगर वो आपसे कभी कोई पूछते हैं कि आप कोई ऑप्शन दें तो आप कंफर्टेबली इसको बोलेंगे कि सर येस आई डू प्रिपेयर्ड फॉर लॉट ऑफ टॉपिक्स, बट अगर आप देना चाहें मतलब कोई तो आप दे सकते हैं। अब जैसे कि अगर हम उनको ऑफ़र कर देंगे तो हमें एनॉनिमसली कुछ भी नहीं दे देंगे, हमारे सिलेबस से देंगे, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, क्योंकि उन पर डिपेंड करता है। मैं भी आपसे पूछे, मैं भी आपसे ना पूछे, पहली बार मैं अपने मन से कोई टॉपिक दे दे आपको पढ़ाने को, तो ये भी हो सकता है। तो मतलब आप जब पूछेंगे तो आपको बताना है, नहीं पूछेंगे तो जिससे बोलेंगे उसको उस पर आपको डेमो टीचिंग करनी है। और दूसरी चीज़ जो है, जो पीजीटीज़ है मैक्सिमम वो डेमो टीचिंग के लिए उतनी बड़ी चीज़ नहीं है, क्योंकि वो एक्सपीरियंस्ड होंगे, कहीं ना कहीं पढ़ा रहे होंगे। जो पहली टाइम आप फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट कर रहे हैं या कहीं पढ़ाया नहीं है, थोड़ा वो प्रैक्टिस कर लें, क्योंकि ज़रूरी है, कॉन्फिडेंस अचानक से नहीं आता है, थोड़ी बहुत प्रैक्टिस नीड होती है। और अगर आपके पास स्कूल हो जहाँ आप कंफर्टेबली मतलब एंट्री कर सकते हैं 1-2 दिन डेमो टीचिंग के लिए, तो बेस्ट है आप वहाँ जाइए, 1-2 दिन अटेम्प्ट करिए, क्योंकि वो भी स्कूल भी आपके लिए अननोन होगा और पैनल भी अननोन होगा, तो बहुत बढ़िया होता है। अननोन जगह पे जाके बोलना आपको सेम फीलिंग देगा अगर आप इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो। नोन पीपल के बीच बोलना एक अलग बात होती है। एंड मुझे तो लगता है कि अननोन के बीच बोलना थोड़ा कम ही कॉन्शियस करता है हमको, मतलब हमें ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है, ऐसा मुझे फील आता है। आप बाकी आप लोग की अपनी अपनी अलग अलग राय हो सकती है। तो मैं इंटरव्यू के लिए यही कहूँगी, थोड़ा बहुत आप प्रिपेयर करते रहें। एंड अगर आपकी मतलब करियर में जैसे अगर आपके जैसे मैंने बीएड किया, बीएड के बाद मतलब एमएससी के बाद बीएड किया है या बीएससी के बाद बीएड किया है, उसके बाद ये एग्ज़ाम जब हो रहा है तो आपके करियर में मान लीजिए 2-3 साल का गैप है, तो उसको जस्टिफाई करने के लिए अगर आपके पास कोई है कि हाँ मैं यहाँ पढ़ा रहा था या कुछ था, कुछ भी जो भी था, तो आप उसका एक ट्रू जस्टिफिकेशन रखिएगा। वहाँ पे कोई मोल्ड करके मत बोलेगा कि मेरी तबीयत मतलब ख़राब हो, मतलब किसी भी तरह का झूठ अवॉइड करिएगा। झूठ मतलब मैनिपुलेशन आप अवॉइड करिएगा। बहुत अच्छी बात होती है जब आप पैनल को मैनिपुलेटिव तरीके से नहीं बिहेव करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है, उसका अच्छा गुड इंप्रेशन होता है। और आपकी एज इस बात का पहले सबूत दे देगी कि आप जो है आप ये करियर में गैप है कि नहीं, ये भी एक बात है। तो अगर है तो जस्टिफाई कर दीजिएगा अच्छे से, और उसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है। अगर आप कहीं पढ़ा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये भी अच्छी बात है। बस गलत क्या है कि जब आप मॉडिफाई करने लगे या मैनिपुलेट करने लगे अपने हिसाब से। बाकी सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ऑल द बेस्ट, और ज़्यादा पैनिक मत करिए। पहली चीज़ तो जिनका कट ऑफ क्लियर हो रहा है उनके लिए मतलब बेस्ट विशेस। जिनको लग रहा है कि वो एवरेज या बिलो एवरेज आ गए हैं तो दुखी होने की कोई बात नहीं है। और जब भी मैंने देखा है, पिछली बार भी मैंने केवी दिया था, मेरा नहीं हुआ था, मेरे कई दोस्तों का पिछली बार नवोदय में भी नहीं हुआ था, और वो मतलब मैं नवोदय में ज्वाइन कर ली। फिर मैंने देखा कि वही मेरे जो दोस्त थे जो टीचिंग के लिए परेशान थे, उनका मुझसे भी अच्छे एग्ज़ाम में सिलेक्शन हो गया। एंड जिस एग्ज़ाम में मैं अब जाना चाहती हूँ निकल कर के, अब अच्छा ये हो गया होता। जैसे ऑब्वियस सी बात है कि हर किसी को अपना स्टेट बड़ा प्यारा होता है, और वो सोचते हैं कि या तो ट्रांसफ़र हो जाए स्टेट में या तो सिलेक्शन हो जाए। तो मतलब मैं ये बताती हूँ कि हर जब कोई जॉब में जिस जॉब में आता है, फिर उस जॉब में उसको लगता है कि यार इससे भी कंफर्टिंग कोई जॉब होगी क्या, ये भी होगी क्या। लेकिन मतलब वो उनका जब सिलेक्शन मेरा जब हुआ था उनका नहीं था, तो वो बहुत, मेरा कहने का बस इतना मतलब है कि वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड थे, और आज वो अच्छी जगह प्लेस्ड है। मैं भी ठीक हूँ, मतलब खुश हूँ, ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मतलब मैं ये कह रही हूँ कि मतलब अगर आज कंपेयर करें तो उनको इससे भी, जिसमें मैं हूँ नवोदय में, उनको ये सिचुएशन उतना भी नहीं था कि मतलब इधर टीचिंग में ही आना है उनके, और बाकी एग्ज़ाम से सीजीएल वगैरह, और वहाँ उनका सिलेक्शन अब हो गया है। तो मतलब ये बिल्कुल नहीं ज़रूरत है कि दुखी होने की, कि मतलब अगर मेरा सिलेक्शन इधर नहीं हो रहा है तो अब बहुत प्रॉब्लम आ जाएगी। बाकी तो बहुत मुश्किल होता है कि सिलेक्शन ना हो तो मतलब खुद को संभालना और फिर से प्रिपेयर करना, ये बहुत मुश्किल होता है, कहना आसान होता है बस। फिर भी ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए, क्योंकि वही एकमात्र उपाय है। और पढ़ते रहिए, आज नहीं तो कल सिलेक्शन हो ही जाएगा। एंड मैं आपको लास्ट में इसको इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जब मैंने आंसर की, जब मैंने बहुत सारे एग्ज़ाम दिए, जब मैं आंसर की चेक करती हूँ और स्कोर नहीं आता है, तो एक अजीब सी घबराहट, एक अजीब सा मतलब उलझन सी होती है, और फिर मन नहीं लगता पढ़ने में। रिज़ल्ट आने का पता होता है कि नहीं होना है कुछ भी, फिर भी रिज़ल्ट आने का एक वेट रहता है, एक होप रहती है शायद हो जाए। ये सब चीज़ें मैंने फेस की हैं, तो मुझे एक सक्सेस स्टोरी के पीछे पीछे ये स्टोरी भी पैरेलल याद आती रहती है, और कोई बात नहीं है। और आप लोग अपना हौसला बनाए रखिए, पढ़ते रहिए, लिखते रहिए, और एक ना एक दिन सिलेक्शन तो ले ही लेना है। ऑल द बेस्ट।